एक बुजुर्ग पिता जिसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी खुशी के लिए वो सब कुछ किया जो एक पिता किया करता है। लेकिन तब जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद उसे घर के अंदर सम्मान नहीं मिला करता और इसी वजह से एक दिन वो अपने घर को छोड़कर निकल जाता है। कौन था वह बुजुर्ग पिता और इससे आगे इस कहानी में क्या होता है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर एक मोहनलाल नाम का व्यक्ति रहा करता है, जिसके घर में उसकी पत्नी है और एक उसका बेटा है जिसका नाम है अजय। पति पत्नी अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोस रहे हैं। मोहनलाल जी एक परचून की दुकान पर काम किया करते हैं और उसे ही चलाकर अपने बच्चे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो दोनों मिलकर उसकी शादी करा देते हैं और शादी के बाद नई दुल्हन घर के अंदर आती है। बेटे की बहू का नाम सुमन होता है और सुमन जैसे इस घर के अंदर आती है तो अच्छी तरह से घर की बागडोर को संभालने लगती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ मोहनलाल की जो पत्नी होती है वह तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और यहाँ पर जो बेटा अजय होता है उसको भी एक बेटा हो जाता है जिसका नाम पंकज होता है। अब वो लोग उस घर के अंदर रहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तक जो मोहनलाल जी होते हैं वो अपने घर में ही बैठे रहा करते हैं क्योंकि उनकी दुकान उनके हाथ से निकल गई है। और इसके बाद एक दिन जब मोहनलाल जी अपने घर के अंदर सुबह सुबह आते हैं तो उनके जो बेटे की बहू होती है वह घर में आते ही अपनी बेटी की बहू से चाय मांगते हैं और अखबार मांगते हैं। लेकिन वो उन्हें धमकाने लगती है, कहती है कि हम पर और भी काम है, ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हारे लिए बैठे हों, थोड़ी देर रुक जाओ और आप जब बाहर से आए थे तो अखबार को लेते आना चाहिए था। लेकिन तभी मोहनलाल जी कहने लगते हैं कि बेटा बाहर मुझे अखबार मिला ही नहीं तो इसी वजह से मैं नहीं लेकर आया। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बहू होती है वह फिर से उसे ताना मारते हुए कहती है कि आंखें खोलकर देखोगे तो ही दिखेगा ना, वही तो लॉबी में पड़ा हुआ था। इस बात को सुनकर मोहनलाल जी चुपचाप रह जाते हैं और उनका जो बेटा होता है वह भी इस बात को सुनकर चुपचाप बैठा रह गया था। तभी जो बहू होती है वो बातों को बनाते हुए कहने लगती है कि पड़ोस वाले अंकल जी हैं, उन्होंने तो काफी दिनों तक कमाया है और ये है कि हमारे घर में बैठे हुए हैं, वो तो अब भी पेंशन लिया करते हैं लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इन बातों को सुनकर जो मोहनलाल जी होते हैं बड़े उदास होते हैं और इन बातों को मोहनलाल जी का बेटा अजय भी सुन लेता है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। इधर जो मोहनलाल जी होते हैं वह भी अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और इस बात को सोच सोचकर फूट फूट कर रोने लगते हैं कि उन्होंने अपने जो बिजनेस था उनका, जिस बिजनेस से उन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था, वह बिजनेस भी उसके बेटे की जिंदगी बनाने के लिए उसने दांव पर लगाया था और इसी वजह से वो हाथ से निकल गया था। वरना अब भी जो मोहनलाल जी होते हैं वह अब भी अपनी दुकान को चला सकते थे। वह उन बातों को याद करने लगते हैं जब उनका बेटा अपनी शादी करने के बाद उनसे कहता है कि पिताजी मुझे एक स्टार्टअप करना है और उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो आप कहीं से भी कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए ताकि मैं अपना धंधा चला सकूं। इसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं वो अपने बेटे के लिए धंधा चलवाने के लिए अपनी उस दुकान को एक साहूकार को गिरवी रख देते हैं और कुछ पैसे ब्याज पर उठा लेते हैं। इसके बाद बेटा उस धंधे को चलाने लगता है लेकिन एक्सपीरियंस ना होने के कारण और बाजार की मंदी के चलते उसे वह धंधा काफी ज्यादा घाटा दे देता है और इसके बाद वो और भी अपने पिता से कर्जा लेता है और इधर उधर से कर्जा लेता है लेकिन उस धंधे में कामयाब नहीं हो पाता। बेटा उस धंधे को बंद कर देता है लेकिन पिता की दुकान अभी तक गिरवी रखी हुई थी और उसके बाद से उसने साहूकार से और भी कर्जा ले लिया था। इसके बाद कुछ दिनों तक तो वह साहूकार से मोहलत ले लेता है कि मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दो, उसके बाद मैं कर्जा पटा दूंगा। लेकिन जब मोहनलाल जी कर्जा नहीं पटा पाते हैं तो यहाँ पर जो साहूकार होता है उसकी उस दुकान को जब्त कर लेता है, यानी कि अपने कंडर में ले लेता है। दुकान साहूकार को दे दी जाती है और इसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं वो अपने घर के अंदर ऐसे समय व्यतीत करने लगते हैं और बेटे का जो बिजनेस का भूत था वह भी उतर गया था और अब वह केवल घर से ऑफिस जाया करते नौकरी करने के लिए और नौकरी करके अपना गुजारा किया करते। पिता को बहू से भले तरह तरह की बातें सुनने को मिला करती लेकिन उसका बेटा उससे कुछ भी नहीं कहता है, ना तो अपनी पत्नी की ओर लेता है और ना ही अपने पिता की ओर लेता है। इसी वजह से यहाँ पर जो मोहनलाल जी होते हैं उसी घर के अंदर टिके रहते हैं। लेकिन तभी एक दिन जब छुट्टी का समय था और उनका पोता पंकज भी वहीं पर था, वह सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए थे और तभी अचानक से रास्ते में एक कबाड़ी वाला आता है और कबाड़े के लिए आवाज लगाने लगता है। अब इस बात को सुनकर जो बेटा पंकज होता है वह अपने माता पिता से पूछने लगता है कि माँ पापा ये कबाड़ा क्या होता है। तो उसके बाद माता पिता हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा ये कबाड़ा वो चीज होती है जो किसी काम की नहीं होती और उसी को ये लेकर जाया करते हैं, जैसे वो मेटल हुआ या रद्दी हुआ या कुछ भी ऐसा सामान जो हमारे काम का नहीं है उसे पैसों से खरीद ले जाया करते हैं। इस बात को सुनकर बेटा थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद अपने दादाजी मोहनलाल जी की तरफ देखने लगता है। कहता है कि माँ फिर तो इस व्यक्ति को हमें अपने दादाजी को दे देना चाहिए क्योंकि आप
आप ही तो कहती हो ना कि दादाजी किसी भी काम के नहीं है, अब तो ऐसे ही घर के अंदर पड़े रहा करते हैं। इस बात को सुनकर माता पिता तो हंसने लगते हैं, लेकिन वहीं पर जो मोहनलाल जी होते हैं उनको ये बात बड़ी बुरी लगती है कि अब बुढ़ापे में बेटे का जो बेटा है वो उसे कबाड़ा समझकर कबाड़ी वाले को देना चाहता है। इसके बाद वह पूरा दिन भर इस बात के बारे में गहन सोच विचार करते हैं और तभी जब शाम होती है तो शाम के समय उनका बेटा और उनका पोता तो मार्केट चले गए थे और बहू कमरे के अंदर आराम करने लगती है। यहाँ पर जो मोहनलाल जी होते हैं वह अपने कमरे के अंदर जाते हैं और एक बैग के अंदर अपना छोटा मोटा सामान धरते हैं और साथ में अपनी पत्नी की तस्वीर को भी रखते हैं। उसके बाद वह अपने पास पैसे देखते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक 100 रुपए का नोट था और पैसे उनके पास नहीं थे। अब वह अपने बेटे से भी पैसा नहीं मांग सकता क्योंकि वह हर किसी को बिना बताए यहां से जाने वाला है और इसी वजह से वह इधर उधर देखने लगता है कि पैसों का इंतजाम कहां से हो। तभी उसकी नजर पड़ती है जहां पर जो मंदिर होता है घर के अंदर, तो उसमें एक डिब्बा रखा हुआ था जिस डिब्बे के अंदर भगवान जी के लिए कुछ पैसे रख रखे थे। उसके बाद यहाँ पर जो मोहनलाल जी होते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले मुझे माफ करना, मैं इतना मजबूर हूं कि इस घर में नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, तो आपके पैसे मैं ले रहा हूं, अगर आपने मुझे कभी टाइम दिया तो आपके पैसे जरूर से लौटा दूंगा। ऐसा कहकर मोहनलाल जी उस डिब्बे को खोलते हैं और खोलने के बाद उसके अंदर से जब पैसों को गिना जाता है तो वो तकरीबन 1120 रुपए थे और उन सभी को मोहनलाल जी अपने पास रख लेते हैं और डिब्बे को मंदिर में ही रख दिया था। मोहनलाल जी उन पैसों को लेकर, साथ में अपने पैसों को लेकर और थैला टांग कर यहां से पैदल पैदल निकल जाते हैं और यहां पर जो बहू होती है घर के अंदर उसे महसूस भी नहीं होता है कि ससुर जी यहां से चले गए हैं। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे बेटा अजय घर के अंदर आता है तो वह देखता है कि घर के अंदर उसके पिता नहीं है और आकर अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि बाबूजी कहां गए। तो यहां पर पत्नी एकदम से उन्हें देखने लगती है आवाज लगाते हुए, लेकिन यहां पर बाबूजी का कोई भी अता पता नहीं था। तो वो कहने लगती है कि मुझे तो नहीं पता, मेरी तो जरा सी आंख लग गई थी और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि दादाजी कहां चले गए। इसके बाद जब उनके कमरे में जाकर देखा जाता है तो वहां पर एक खत लिखा हुआ मिलता है, जिस खत में लिखा हुआ था कि बेटा अजय, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी इच्छा से इस घर को छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा बेटा भी मुझे कबाड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा करता है और बहू भी मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं किया करती है। गरीमत यह रहती है कि तुम मुझसे कुछ नहीं कहा करते हो, लेकिन शायद लगता है कुछ दिनों बाद तुम भी कुछ ना कुछ कहने लगोगे, तो इसी वजह से मैं पहले इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। पूजा वाले डिब्बे से मैंने इतने रुपए लिए हैं, अगर जीवन में कभी मेरे पास पैसे हुए तो तुम्हारे पैसों को जरूर से लौटा दूंगा। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बेटे की वजह से उनका पिता घर को छोड़कर चला गया था। इसके बाद वह रोता रह जाता है लेकिन कुछ भी आगे नहीं कर पाता है। पिता यहां से निकलकर एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। शाम का समय था और वह वहां पर खेलते हुए बच्चों को देखकर बड़ा ही खुश होता है। धीरे धीरे बच्चे वहां पर खेल रहे थे और यह उन्हें देखकर बड़ा ही खुश होता है, लेकिन तभी धीरे धीरे जैसे अंधेरा होता है तो उसी दौरान बच्चे इस पार्क को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं और यहां पर मोहनलाल जी उसी बेंच पर बैठे हुए रह गए थे। जैसे अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता है तो उसी दौरान वो अपने बैग से अपनी उस पुरानी सी चादर को निकालकर ओढ़ लेते हैं क्योंकि मच्छर काफी ज्यादा थे और मच्छरों से बचने के लिए उन्होंने चादर को ओढ़ लिया था। लेकिन थोड़ी देर जब उनकी आंख सी लगती है तो उसी दौरान वहां पर उस पार्क का जो चौकीदार होता है आ जाता है और कड़क आवाज में उनसे कहने लगता है कि बाबा, आप यहां पर नहीं लेट सकते और आपको यहां से जाना होगा। इस बात को सुनकर मोहनलाल जी पहले तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद वहां से बाहर की तरफ निकल जाते हैं कि ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पर नहीं सो सकता तो मैं कहीं और अपना टाइम व्यतीत कर लूंगा। इसके बाद वो पार्क के गेट पर जाते हैं और फुटपाथ पर उस रात को अपनी को बिताते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह मोहनलाल जी उठते हैं और उठने के बाद उन्हें अपने घर की भी याद आती है, लेकिन फिलहाल वो घर को बिल्कुल भी नहीं याद करते हैं और वहां से पैदल पैदल फुटपाथ के सारे चलने लगते हैं क्योंकि मंजिल का उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें कहां जाना है, बस वो अपने घर को छोड़कर आ गए हैं ताकि उनका स्वाभिमान जिंदा रहे। इसी बात को सोचते सोचते जब वे चल रहे थे तो रास्ते में अचानक से एक चाय की दुकान पड़ती है और फिलहाल दिन के 9 बज चुके थे। तो उस चाय की दुकान पर जो व्यक्ति चाय बना रहा था वह एकदम से यहाँ पर मोहनलाल जी को देखता है और कहने लगता है कि बाबूजी, क्या आपके लिए भी चाय बना दूं। यानी कि उसका तरीका था लोगों को बुला बुलाकर चाय पिलाने का और इसी तरह से वो अपनी दुकान को चलाया करता था। तो उसके बाद मोहनलाल जी को जब वो बुलाते हैं तो एकदम से मोहनलाल जी को अपनापन सा फील होता है और वह भी कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें चाय बनानी है तो बेशक से चाय बना दो। वहीं पर पास ही में एक कॉलेज होता है और उस कॉलेज के अंदर बच्चे सुबह सुबह आने लगे थे और तभी जब मोहनलाल जी वहां पर बैठकर चाय पी रहे थे तो कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम मनीष होता है वह अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पर बैठा हुआ था
और बैठा बैठा उनसे कुछ डिस्कस करने लगता है। वो लोग उसे तरह तरह की अटकलें बता रहे थे कि ऐसा कर, तू पिता पैसों से बनवा ले, कोई आदमी पैसों से हायर कर ले, वो तुम्हारा पिता बन जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके लिए उसे पिता चाहिए था। लेकिन तभी यहां पर जो मनीष होता है उसकी नजर यहां पर बैठे हुए मोहनलाल जी पर पड़ती है, जो कि चाय पी रहे थे। और इसके बाद वह अपने दोस्तों से कहने लगता है कि ये पिता के रोल में अच्छे नहीं रहेंगे, इनको ही मैं अपना पिता बना लेता हूं। इस बात को सुनकर उसके दोस्त भी उनकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद वो भी हामी भर लेते हैं। यहां पर जो मनीष होता है वह हिम्मत करते हुए मोहनलाल जी के पास जाता है और कहने लगता है कि अंकल जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप कुछ दिनों के लिए मेरे पिता का किरदार निभा सकते हो। अब इस बात को सुनकर मोहनलाल को यह बात बड़ी अटपटी लगती है और वो कहने लगता है कि बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो, पिता का किरदार, क्या तुम्हारा कोई पिता नहीं है? तो उसके बाद यहां पर जो मनीष होता है वह कहता है कि नहीं अंकल जी, मेरा कोई पिता नहीं है, मैं तो पूरी तरह से अनाथ हूं और इसी कॉलेज के अंदर एक स्वीटी नाम की लड़की है जिससे मैं प्यार किया करता हूं और उसके घर में जो उसके पिता हैं वो काफी ज्यादा कायदे कानून वाले हैं। मैंने और स्वीटी ने अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ बिताने का सपना देखा है, लेकिन जब स्वीटी ने अपने घर वालों से बात की तो यहाँ पर जो उसके पिता हैं वो मेरे पिता से मिलना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि बिना पिता से मिले तो मैं बिल्कुल भी शादी के लिए हामी नहीं भर सकता। इसी वजह से मेरी जो प्रेमिका है उसने तो हामी भर ली है, लेकिन अब मैं पिता का इंतजाम कहां से करूं, इसी बात को लेकर मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, लेकिन यहां पर मेरी नजर आप पर पड़ गई। अब इस बात को सुनने के बाद ये कहानी उन्हें दिलचस्प लगती है और वह हामी भर देते, कहते कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पिता का किरदार निभा लूंगा। तभी उसके पास स्वीटी का फोन आ जाता है और वो कहने लगती है कि कोई आदमी मिला पिता का किरदार निभाने के लिए। तो यहां पर मनीष कहता है कि हाँ हाँ मिल गए हैं एक अंकल जी, और मैं उन्हें लेकर वहीं पर आ रहा हूं और तुम वहीं पर रुको। इसके बाद यहां पर जो मनीष होता है वह मोहनलाल जी को अपने साथ लेता है, उनकी चाय के पैसे भी खुद देता है और यहां से उन्हें लेकर अपने कमरे पर चला जाता है। वहीं पर उसने स्वीटी को भी बुला रखा था और स्वीटी भी वहां पर उनका पहले से वेट कर रही थी। अब जैसे ही मोहनलाल वहां पर जाते हैं तो देखने के बाद स्वीटी कहती है कि देखने में तो बिल्कुल तुम्हारे पिताजी से लग रहे हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से बोलना भी आना चाहिए कि क्या क्या तुम्हारे बारे में इन्हें उन्हें बताना है। अगर ये कुछ भी गलती कर देंगे तो पिताजी को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर हैं और नियमों के बहुत ज्यादा पक्के हैं। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर मनीष होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। उसके बाद मोहनलाल जी को उसके बारे में सारी बातें बताई जाती हैं और कहा जाता है कि मेरे बेटे ने ये कर लिया है, ये हुआ था, उस टाइम पर ये चीज हुई थी, उस टाइम पर ये चीज हुई थी, यानी कि छोटी मोटी मनीष के जीवन की कहानी उसे सिखा दी जाती है। और इसके बाद जब दोबारा से उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या कहोगे, तो बार बार यहाँ पर जो मोहनलाल जी होते हैं वो मनीष की जगह अजय का नाम ले रहे थे, क्योंकि उनका सगा बेटा अजय था। लेकिन इस बात को सुनकर वो लोग भी एक हल निकाल लेते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपसे अजय का नाम लिया जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक हल है। ऐसा कर लेते हैं कि मेरा नाम वैसे तो मनीष है, लेकिन आप प्यार से मुझे अजय कहा करते हैं, ये बातें हम उनको बता देंगे। इस बात को सुनकर मोहनलाल जी अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं और उन बच्चों के कहे अनुसार सीधा यहां से स्वीटी के पिता से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। एक दिन तय किया गया था और तय किए गए दिन मोहनलाल और मनीष दोनों के दोनों स्वीटी के पिता के यहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर स्वीटी पहले से अपने पिता के साथ उनका इंतजार कर रही थी। और यहां पर जब मोहनलाल से स्वीटी के पिता बात करते हैं तो उसके बाद उन्हें उनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगता है और उनकी एक एक बातें पूरी तरह से सच दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहां पर जो बातें भी वो कह रहा था वो अपने बेटे अजय से रिलेट करके कह रहा था और इन बातों को बिल्कुल सत्यता में कन्वर्ट कर रहा था। तो इस वजह से जो स्वीटी के पिता होते हैं वह भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं, कहते हैं कि देखो हमें ज्यादा रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस लड़का ऐसा हो जो बेटी की देखरेख कर ले और कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और हमारी इकलौती बेटी है। इसके बाद जो स्वीटी के पिता होते हैं दोनों बच्चों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर जो मनीष होता है वह भी मोहनलाल जी को दोबारा से अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अंकल जी शादी तक आपको हमारे पास रहना है। तो मोहनलाल जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि फिलहाल उनका कोई भी ठिकाना नहीं है, अब ये ठिकाना है तो यही काफी है। इसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं मनीष के कमरे पर ही आराम करने लगते हैं, वहीं पर रहा करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से मोहनलाल जी की रात के समय तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ये बात मनीष को पता पड़ती है तो उसके बाद जो मनीष होता है फौरन से मोहनलाल जी को हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां पर डॉक्टर साहब से उनका इलाज करवाने लगता है। धीरे धीरे लगभग 3 से 4 घंटे बीतते हैं और 3-4 घंटों में मोहनलाल जी की तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन इस दौरान मनीष ने मोहनलाल जी की काफी ज्यादा केयर की थी, जिसको देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी उनके खुद सगे बेटे ने भी उनकी इतनी केयर नहीं की थी जितना कि ये बेटा मनीष कर रहा है, जिसके वो नकली पिता बने हैं। इस बात को सोचकर वह पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी बात को मनीष को जाहिर नहीं होने देते हैं। धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। मोहनलाल जी अच्छे से कपड़े पहनते हैं, मनीष भी तैयार होकर वहां पर बारात लेकर पहुंच जाता है। वहां पर वह सभी लोग शादी कर रहे थे और ये शादी गाजियाबाद में हो रही थी। अब शादी के अंदर लोग इधर उधर से भी आया करते हैं और तभी वहां पर मेरठ का एक व्यक्ति भी आ जाता है, जो कि मोहनलाल को पीछे से अच्छी तरह से जाना करता था और वह उस शादी में यहां पर स्वीटी के पिता ने
बुलाया हुआ था। जैसे वे व्यक्ति मोहनलाल को यहाँ पर लड़के का पिता देखता है तो उसके बाद स्वीटी के पिता से कहने लगता है कि यह व्यक्ति कौन है, क्या सच में ये लड़के का पिता है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ ये सच में लड़के का पिता है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तो बारात मेरठ से आ रही है, लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं बारात मेरठ से नहीं आ रही, बारात तो दिल्ली से आ रही है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि अच्छा तो लड़का मेरठ से होगा पीछे से, लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं मेरठ से क्यों है, वो लड़का तो हमारा दिल्ली से ही है। इसके बाद वो कहता है कि फिर लड़के का पिता मेरठ का कैसे है, क्योंकि ये तो मेरठ में परचूने की दुकान चलाया करता था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर स्वीटी के पिता कहने लगते हैं कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ये तो लड़के का पिता और ये भी दिल्ली का ही रहने वाला है। लेकिन तभी वह व्यक्ति कहता है कि मैं 100% श्योर हूं और आप चाहो तो इसे बुलाकर पूछ लो, ये मेरठ में रहकर एक परचून की दुकान चलाया करता था और काफी दिनों पहले मैंने वहां पर काम किया था तो इनकी ही दुकान से सामान लिया करता था। भले ये मुझे भूल गए हो लेकिन मैं इन्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि इनके चेहरे पर जो ये निशान है इसके बारे में मैंने उनसे पूछा था और इन्होंने मुझे बताया भी था। इसके बाद जो लड़की का पिता होता है वो वहां पर मोहनलाल को बुलाता है और पूछने लगता है कि क्या आप मेरठ के रहने वाले हो। अब इस बात को सुनते ही एकदम से मोहनलाल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि इसे कैसे पता चल गया। तो उसके बाद जो यहाँ पर मोहनलाल होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बताओ क्या हुआ। तो यहाँ पर वह उस व्यक्ति को आगे कर देता है और कहता है कि ये बता रहा है कि आपकी वहां पर परचून की दुकान थी। तो इसके बाद जो मोहनलाल होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद इधर उधर नजरें दौड़ाता है। वहां पर जो मनीष होता है वो पूरी तरह से खुश था और बच्चों की शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा था। इसके बाद वह लड़की के पिता को अपने साथ ले जाता है और साथ में उस व्यक्ति को भी ले जाता है। वहां पर जाने के बाद वह उससे कहता है देखिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन आपको बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि जिस लड़के से आपकी बेटी की शादी हो रही है वो बिल्कुल अच्छा व्यक्ति है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद लड़की का पिता कहने लगता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर जो मोहनलाल जी होते हैं उसे पूरा सच बता देते हैं और कहते हैं कि लड़के का आप चिंता मत करो, लड़का बहुत अच्छा है और आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, लेकिन इस शादी से इनकार मत करना, क्योंकि आपकी बेटी ने जब कहा था उससे शादी करनी है तो आपने परिवार की अहमियत ज्यादा बताई, तो इसी वजह से इन्होंने मुझसे परिवार बनने के लिए कहा और मेरी जिंदगी इस तरह से व्यतीत हुई थी, लेकिन मेरे बेटे से भी ज्यादा इसने मेरी केयर की है, तो लड़के में कोई भी बुराई नहीं है। इस बात को सुनकर जो स्वीटी के पिता होते हैं वो थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस शादी में बिल्कुल भी बिगड़ नहीं फैलाऊंगा। यहाँ पर जो लड़के का पिता होता है वह इस शादी को अच्छी तरीके से कर देता है और उसके बाद यहाँ पर जो मोहनलाल जी होते हैं वह दोबारा से मनीष के साथ मनीष के घर में पहुंच जाते हैं। मनीष के घर में वो रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहनलाल जी अभी तक उनको ये बात नहीं बताए थे कि इस तरह से मैंने लड़की के पिता को बता दिया है और अब मुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे शादी के बाद दूसरी बार जो लड़की स्वीटी होती है वह अपने मायके जाती है तो वहां पर उसे ये बात पता चल जाती है और स्वीटी जैसे ये बात मनीष को बताती है तो मनीष के सर से भी एक बोझ सा हल्का हो जाता है। और उसके बाद जैसे ये बात मोहनलाल को पता चलती है कि बच्चों को पता चल गया है कि मैंने सारी सच्चाई बता दी है, तो उसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं वो अपना सामान पैक करने लगते हैं और जैसे ही यहाँ पर मनीष मोहनलाल जी को जाते हुए देखता है तो एकदम से रोकता है, कहता है कि अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि बेटा अब तो सब कुछ हो गया ना, तुम्हारा काम भी हो गया, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं जाऊँ जहाँ पर मुझे जाना है। लेकिन तभी यहाँ पर जो मनीष होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर रहो, क्योंकि आपका साथ हमें बड़ा ही अच्छा लगता है और आपने एक पिता की तरह सारी बात को इस तरह से संभाल लिया और जिंदगी में आगे कभी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो बड़ा ही अच्छा होगा। इसके बाद मोहनलाल जी पहले तो मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मुझे जाने दो, लेकिन यहाँ पर मनीष उन्हें रोक लेता है। इसके बाद मोहनलाल जी वहां पर रहने लगते हैं पिता की तरह और मनीष का अच्छी तरह से मार्गदर्शन करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो व्यक्ति उस शादी के अंदर आया हुआ था और जो मेरठ में रहा था वह किसी न किसी दिन चक्कर लगाते हुए मेरठ में पहुंच जाता है और जब वहां पर जाने के बाद उन्हें मोहनलाल जी के बारे में पता चलता है तो यहां पर वह उसके घर जाकर उसका पूरा एड्रेस बता देता है। अब बेटा जो इस बात पर काफी ज्यादा पछता रहा था अजय, वह भी इस बात को सुनकर एकदम से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फिलहाल मोहनलाल जी रहा करते थे और वहां पर जाकर उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर जो मोहनलाल जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी को आराम से जियो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मेरा ये भी बेटे समान है, क्योंकि इसको पिता की जरूरत थी और मुझे एक बेटे की जरूरत थी, तो ये मेरा अच्छे से ख्याल रख दिया करता है और तू अपने घर पर आराम से रह, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो अजय होता है वो बार बार गिड़गिड़ाता है, उनसे माफी मांगता है और यह बात मनीष को बड़ी अजीब लगती है। वो कहने लगता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो कुछ दिनों के लिए तुम ले जाओ, लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इन्हें अपने पास नहीं रख सकते तो मुझे केवल एक फोन कर देना और मैं चुपचाप आकर अपने बाबूजी को ले जाऊंगा। यानी कि मनीष और अजय दोनों के दोनों अब उसे अपने पिता के तरह घर पर रखा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है,
हैं। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।